रुद्राक्ष राठौर अपने भारी कदमों से चलता हुआ हॉल के बीचों बीच आया और रुक गया। उसने अपने कोट के बटन खोले और अपनी जेब में हाथ डालकर बहुत ही सर्द निगाहों से चारों तरफ देखा। तभी ऊपर से भागते हुए विक्रम सूर्यवंशी नीचे आए। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जो विक्रम अपनी हवेली में किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देता था, वो आज पसीने से नहाया हुआ था और उसके पैर कांप रहे थे। मिस्टर रुद्राक्ष, विक्रम ने अपनी हड़बड़ाहट छुपाने की नाकाम कोशिश की। आप यहाँ आधी रात को कुछ ज़रूरी बात थी क्या? रुद्राक्ष ने विक्रम की तरफ देखा भी नहीं। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपनी जेब से एक चांदी का केस निकाला, उसमें से एक महंगी सिगार निकाली और होठों के बीच दबा ली। पीछे खड़े एक गार्ड ने तुरंत लाइटर जलाया। रुद्राक्ष ने सिगार का एक कश लिया। उसने अपने एक आदमी की तरफ बिना देखे हाथ बढ़ाया। आदमी ने एक काले रंग की फाइल रुद्राक्ष के हाथ में दे दी। रुद्राक्ष ने वो फाइल बहुत ही आराम से विक्रम के सामने कांच की टेबल पर फेंक दी। तुम्हारे दोनों पॉट्स और चारों वेयर हाउस अब राठौर सिंडिकेट के नाम पर है। रुद्राक्ष ने बहुत ही ठंडी, फ्लैट और प्रैक्टिकल आवाज में कहा, जैसे वो कोई मौसम का हाल बता रहा हो। तुम 400 करोड़ के कर्जे में हो। हाई काउंसिल ने तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन कैसे? हमारी डील खत्म। रुद्राक्ष ने बहुत ही रफ और शांत तरीके से उसकी बात काट दी। वो अपनी जगह से खड़ा ही रहा। बस उसकी वो बर्फीली आंखें विक्रम के चेहरे पर पड़ गई। तुम्हारा एम्पायर खत्म हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी और इस खानदान को जिंदा छोड़ने की मैंने एक कीमत तय की है। विक्रम का गला सूखने लगा। क्या? तुम्हारी बेटी? रुद्राक्ष की आवाज में रत्ती भर भी इमोशन या मेलोड्रामा नहीं था, बस एक सीधा बिजनेस ट्रांजैक्शन। कल रात 8 बजे मेरी गाड़ियां नीचे खड़ी होंगी। वो उसमें बैठेगी और राठौर मैंसन आएगी, हमेशा के लिए। विक्रम हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रुद्राक्ष, तुम होश में हो? मैं अपनी बेटी को ऐसे तुम्हारे साथ कैसे भेज सकता हूँ? उसकी शादी। रुद्राक्ष ने अपने सिगार का धुआं हवा में छोड़ा। उसने एक कदम विक्रम की तरफ बढ़ाया। विक्रम खौफ से पीछे हट गया। शायद तुम समझे नहीं विक्रम। रुद्राक्ष ने अपनी आवाज़ थोड़ी और धीमी कर ली, जो कि चिल्लाने से भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मैंने तुम्हें कोई प्रपोजल नहीं दिया है जिस पर तुम सोच सको। मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारा कल का शेड्यूल बताया है। रुद्राक्ष अपनी जगह से पलटा और मेन दरवाजे की तरफ जाने लगा। कल रात 8 बजे, रुद्राक्ष ने बिना पीछे मुड़े बेहद शांत आवाज में कहा। उसके बाद मेरी गाड़ियां वापस आ जाएंगी और मेरे शूटर अंदर आ जाएंगे। गुड नाइट। बिना किसी और डायलॉग के, बिना किसी चीख पुकार के, रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डालकर उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स भी उस खामोशी के साथ बाहर निकल गए। पीछे रह गया तो बस शिगार का वो कड़वा धुआं और विक्रम सूर्यवंशी, जो उस टेबल पर रखी फाइल को देखकर लगभग अपने घुटनों पर गिर पड़ा था। उसे पता था कि रुद्राक्ष राठौर धमकियां नहीं देता, वो सिर्फ नतीजे बताता है। ऊपर रेलिंग के पास खड़ी मायरा अभी भी उसी सदमे में थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे जिंदगी में आज तक ऐसा खौफनाक और कोल्ड ब्लडेड इंसान नहीं देखा था, जिसकी सिर्फ एक मौजूदगी ही लोगों की सांसें रोक दे। मायरा ने डरते हुए कबीर की तरफ देखा। कबीर, मायरा की आवाज़ एक फुसफुसाहट से ज़्यादा कुछ नहीं थी। ये इंसान कौन था? और ये मिस्टर हिटलर इससे इतना डर क्यों रहे थे? कबीर की आंखें अभी भी उस दरवाजे की तरफ टिकी थी। कबीर के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। मायरा ने आज से पहले कबीर की आंखों में इतनी गहरी और अजीब सी सीरियसनेस कभी नहीं देखी थी। कबीर ने अपनी नज़रें घुमाकर मायरा को देखा। कबीर ने नज़रें अभी भी नीचे उसी टूटे हुए दरवाजे पर टिकी थी। उसने एक गहरी भारी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद उस इंसान के खौफ को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हो। जब कबीर ने मुड़कर मायरा को देखा तो उसकी आंखों में कोई बनावटी ड्रामा नहीं था, बल्कि एकदम असली, रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत थी। क्योंकि तुम्हारे डैड सिर्फ इस शहर के एक हिस्से में गैर कानूनी काम करते हैं, कबीर ने बेहद धीमी और खुरदरी आवाज में कहा।
लेकिन रुद्राक्ष राठौर, वो कोई काम नहीं करता, वो खुद एक पूरा सिस्टम है। कबीर मायरा के थोड़ा और करीब आया, जैसे उसे डर हो कि दीवारें भी उसकी बातें सुन लेगी। ये कोई सड़कों पर गोलियां चलाने वाला या फिल्मों वाला गुंडा नहीं है। ये वो इंसान है जिसका बिना इस शहर में हवा का एक पत्ता भी नहीं हिलता। पुलिस के बड़े बड़े अफसर, नेता और तुम्हारे डैड जैसे सारे तस्कर सब इसके जूतों के नीचे सांस लेते हैं। अगर रुद्राक्ष राठौर कह दे कि आज शहर में दिन नहीं रात होगी, तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बत्तियां बुझा देते हैं। मायरा की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या सच में उसे समझ आ रहा था कि वो इंसान सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो ताकत का असली चेहरा था। वो खून खराबा नहीं करता। कबीर ने आगे कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खौफ था। वो सामने वाले का वजूद इस तरह मिटाता है कि उसकी लाश तो दूर, उसका नाम तक किसी सरकारी फिल्म में नहीं मिलता। उसका कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है। अगर उसने कह दिया है कि कल रात उसे कुछ चाहिए। कबीर ने नीचे बैठे विक्रम सूर्यवंशी की तरफ देखा और फिर मायरा की आंखों में झांका। तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारे डैड को भी पता है कि अगर कल रात रुद्राक्ष की बात नहीं मानी गई, तो परसों सुबह तक इस सूर्यवंशी खानदान का नाम इस शहर के नक्शे में हमेशा के लिए मिट जाएगा। कबीर की वो खौफनाक बातें सुनकर किसी भी आम इंसान का खून सूख जाता। लेकिन मायरा कोई आम लड़की नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक उसने इस हवेली में सिर्फ जुल्म और नफरत ही तो देखी थी। मायरा का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने के बजाय एक अजीब से सुकून से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर से वो सारा डर और सदमा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक बेहद ठंडी, सुकून भरी और खतरनाक सी मुस्कान ने ले ली। डर? मायरा ने बालकनी से नीचे फर्श पर बैठे अपने बेबस पिता को देखा। मुझे इस इंसान से डर क्यों लगेगा कबीर? मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। कबीर ने हैरानी से मायरा को देखा। तुम पागल हो गई हो? नहीं कबीर, मैं आज पहली बार होश में हूँ। मायरा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे बरसों पुरानी कोई मन्नत पूरी हो गई हो। जिस इंसान ने मुझे और मेरी माँ को कीड़े मकोड़े की तरह कुचला, आज वो किसी के सामने घुटनों पर बैठा है। शनाया का घमंड अब देखना कैसे टूटेगा। जब उस खौफनाक शैतान के घर में शनाया जाएगी ना, तब उसे पता चलेगा कि असली नरक क्या होता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज। मायरा ने राहत की एक बहुत गहरी सांस ली। उसे लग रहा था जैसे उसके कंधे से बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। विक्रम और शनाया की बर्बादी की नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। उसका जो भी होगा वो कल होगा मायरा, लेकिन हमें अभी यहाँ से निकलना है। कबीर ने हड़बड़ाहट में ज़मीन पर गिरा हुआ मायरा का बैग उठाया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नीचे सब लोग उसी सदमे में हैं। यही सही मौका है हवेली के पीछे वाले रास्ते से निकलने का। मायरा ने हामी में सिर हिलाया। उसने एक आखिरी बार उस हवेली को नफरत भरी नज़रों से देखा और कबीर के साथ अंधेरे गलियारों की तरफ बढ़ गई। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। हवेली के पीछे वाले हिस्से में एकदम सन्नाटा था। बस उसके तेज कदमों की आवाज़ और उखड़ती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। आज़ादी अब बस कुछ ही कदम दूर थी। पीछे वाले लोहे के गेट के बाहर घने पेड़ थे और वहीं से उन्हें शहर के बाहर निकलना था। बस ये गेट पार करना है मायरा। कबीर ने गेट का ताला खोलते हुए फुसफुसाया। मायरा के होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। उसकी आज़ादी, उसका प्यार, सब कुछ उसके बिल्कुल सामने था। उसने गेट के बाहर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी पीछे से किसी भारी और सख्त चीज से मायरा के सिर पर एक बेहद जोरदार वार हुआ। वार इतना भयानक था कि मायरा की आंखों के सामने एक ही पल में सफ़ेद बिजली सी कौंध गई। उसके कानों में एक तेज सीटी बजने लगी और उसके पैरों ने अचानक उसका साथ छोड़ दिया। आह! मायरा के मुंह से दर्द की एक घुटती हुई चीख निकली और वो सीधे मुंह जमीन पर आ गिरी। सिर के पिछले हिस्से से एक गर्म तरल चीज तेजी से बहकर उसकी गर्दन तक पहुंच गई। खून! दर्द इतना भयंकर था कि उसकी सांसें अटकने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और गोल गोल घूमने लगा। मायरा! कबीर चीखा और उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन मायरा की धुंधलाती हुई आंखों ने जो नज़ारा देखा, उसने उसकी रूह तक को सुन्न कर दिया। अंधेरे में विक्रम सूर्यवंशी के 3-4 खूंखार गार्ड्स बाहर निकल आए थे। उनमें से एक के हाथ सिर पर वार किया था।
वो आज़ादी सिर्फ एक छलावा था। वो लोग पकड़े जा चुके थे। पकड़ो इस लड़के को, एक गार्ड चिल्लाया। मायरा का सिर जमीन पर टिका था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। उसने देखा कैसे उन गार्ड्स ने कबीर को चारों तरफ से घेर लिया। कबीर ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने उसके पेट में जोरदार लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उन चारों ने मिलकर कबीर को जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। बूटों की ठोकरें, रोड की वार और कबीर के मुंह से निकलती खून की उल्टियां। कबीर! मायरा ने अपना कांपता हुआ, खून से सना हाथ कबीर की तरफ बढ़ाना चाहा। वो चीखना चाहती थी कि उसे छोड़ दो, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कबीर का खून से लथपथ चेहरा ज़मीन पर मायरा की तरफ ही था। वो दर्द से तड़प रहा था। मायरा की आंखों में आंसू भर आए। आज़ादी का वो खूबसूरत सपना अब एक खौफनाक और खूनी हकीकत में बदल चुका था। उसके सिर से खून लगातार बह रहा था। दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और आखिरकार उस घने अंधेरे ने मायरा की आंखों को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। वो वहीं उसी ठंडी और खून से सनी ज़मीन पर पूरी तरह से बेहोश हो गई। पता नहीं कितना टाइम बीत चुका था, क्योंकि उसके सर में ऐसा भयंकर दर्द हो रहा था जैसे किसी ने खोपड़ी के अंदर पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। मायरा ने धीरे धीरे अपनी भारी और खून से चिपकी हुई पलकें खोली। आंखों के सामने छाए धुंधलेपन ने झटके में कुछ सेकंड लगे। जगह हवेली का वही बड़ा सा बंद कमरा था, लेकिन वह फर्श पर नहीं थी। उसी लकड़ी की एक बहुत भारी और पुरानी कुर्सी से बांधा गया था। रस्सियाँ इतनी मोटी और खुरदरी थी कि उन्होंने उसकी कलाइयों और ढकनों की चमड़ी को छीलकर वहाँ गहरे लाल निशान बना दिए थे। उसके हर एक छोटे से मूवमेंट पर वो रस्सियाँ उसकी गोश्त में और गहरी घस रही थी। इससे पहले कि वह अपने दिमाग को पूरी तरह से जगा पाती और अपने आसपास खड़े उन खौफनाक सायों को पहचान पाती, हवा को चीरता हुआ एक बेहद भारी और बेरहम हाथ उसके गाल पर आकर पड़ा। वार इतना भयंकर और जोरदार था कि उसका सिर झटके से बाईं तरफ मुड़ गया। कुर्सी जमीन पर रगड़ खाकर खिसकी। उसके फटे हुए होठ का कोना पूरी तरह से कट गया और वहां से ताज़ा गर्म खून छलककर उसकी ठुड्डी से होता हुआ उसकी गर्दन तक बह निकला। तेरी इतनी हिम्मत! विक्रम का वो भारी, नफरत से भरा हुआ स्वर पूरे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। उसका चेहरा गुस्से से इस कदर लाल हो चुका था जैसे अभी फट पड़ेगा। उसके माथे और गर्दन की नसें तनकर नीली पड़ चुकी थी। वो पागलों की तरह हाँफ रहा था। मेरे ही घर का टुकड़ा तोड़कर खा रही थी और मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले एक दो कोड़े के नौकर के साथ मुंह काला करके भाग रही थी तू। विक्रम ने आगे बढ़कर उसके बालों को अपनी खुरदरी मुट्ठी में इतनी बेरहमी से जकड़ा कि उसके सिर की सारी नसें खिंच गई। उसने मायरा का चेहरा ऊपर की तरफ खींचा और उसकी आंखों में अपनी लाल हैवानियत भरी आंखें गड़ाते हुए दहाड़ा। तुझे क्या लगा था तू इस हवेली से जिंदा बाहर निकल जाएगी? गंदा खून है इसका। तभी पीछे से शालिनी की वो जहरीली, कानों को चुभने वाली आवाज़ आई। उसने नफरत से ज़मीन पर थूकते हुए कहा, मैंने तो सालों पहले ही कहा था, ये अपनी उस नीच माँ की तरह ही एक दिन इस खानदान के मुंह पर कालिक पोतेगी। उस सड़क छाप कबीर के साथ भागने का प्लान बना रही थी ये मनूस। इसे तो उसी दिन उस अंधेरे स्टोर रूम में गला घोंटकर मार देना चाहिए था। उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। गाल पर उंगलियों के निशान छप चुके थे और वहां से भयंकर जलन उठ रही थी। लेकिन उन गालियों ने मायरा की माँ को दी गई उन गालियों ने उसके अंदर की सुन पड़ चुकी नसों में जैसा खोलता हुआ लावा का रस दौड़ा दिया। तभी शनाया अपने हील्स की खटखट आवाज़ करती हुई मायरा बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और गुरूर था। उसने बिना कोई बात किए अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके लंबे और नुकीले नाखून मायरा के गाल की चमड़ी को गहराई तक चीरती हुई निकल गई। वहाँ 3 लंबी लाल और खून से भरी लकीरें उभर आई। तुझे क्या लगा था घटिया औरत? शनाया ने उस मेरे चेहरे के बिल्कुल पास झुककर अपनी जहरीली सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया। तू उस नौकर के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा लेगी, आज़ाद हो जाएगी। अरे तेरी हैसियत ही क्या है मायरा? तू मेरे पैरों की जुत्ती से भी बदतर है।
तू इसी घर के अंधेरे में सड़ेगी, मेरी जूतियाँ साफ करेगी और मैं रोज़ तुझे तड़पा हुआ देखूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सिर्फ विक्रम की भारी सांसें और शनाया की गालियों की गूंज बाकी थी। उन्हें लगा था कि इतना भयानक पीटने, पकड़े जाने और इस बेइज्जती के बाद मायरा हमेशा की तरह टूट जाएगी। उन्हें लगा था कि वह फूट फूट कर रोएगी, उनके पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मायरा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसके सिर से खून की कुछ गाढ़ी बूंदें टपक कर उसके पैरों के पास फर्श पर गिर रही थी और फिर उस खामोश और घुटन भरे कमरे में एक आवाज़ गूंजी। वह हंस रही थी। वो कोई रोने वाली, बेबस या पागलों वाली हंसी नहीं थी। वो एक बेहद सर्द, डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी थी। वो एक ऐसी हंसी थी जो सीधा सामने वाले की रूह में खौफ पैदा कर दे। विक्रम, शालिनी और शनाया तीनों की सांसें एक पल के लिए जैसे अटक गई। वो सन्न होकर एक कदम पीछे हट गए। मायरा ने बहुत ही धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर पसीना और खून आपस में मिल चुके थे। फटे हुए होठों से खून गिर रहा था, लेकिन उसकी उन आंखों में कोई खौफ, कोई दर्द या कोई भीख नहीं थी। वहाँ एक ऐसा खौफनाक गुरूर और एक ऐसी बगावती आग थी जिसने विक्रम और जैसे खूंखार तस्कर को भी अंदर से असहज कर दिया। बस, मायरा ने अपने होठों से बहते खून को अपनी जबान से बहुत आराम से चाटते हुए एक शैतानी और बर्फीली मुस्कान के साथ कहा, इतनी ही ताकत बची है तुम्हारे इन कांपते हुए हाथों में? मारो ना, और मारो। मुझे भी तो देखने दो कि मौत के खौफ से कांपने वाला इंसान और कितनी ज़ोर से वार कर सकता है, क्योंकि शायद कल रात के बाद तुम्हारे ही हाथों में किसी पर वार करने तो दूर, भीख मांगने तक की ताकत नहीं बचेगी। जवान लड़ाती है। विक्रम का गुरूर फिर से जागा और उसने दोबारा मायरा पर हाथ उठाया। उठाओ हाथ। मायरा भी अपनी कुर्सी पर बिल्कुल तन कर बैठ गई और अपनी उन खूंखार, बिना पलक झपकाए देखती हुई आंखों से विक्रम को घूरा। उसकी आवाज़ में अब कोई कपन नहीं था। लेकिन याद रखना मिस्टर सूर्यवंशी, वो जो मौत का साक्षात सौदागर अभी अभी तुम्हारी चौखट से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर गया है ना, रुद्राक्ष राठौर, भूल गए क्या उसका वो खौफनाक फरमान? कल रात ठीक 8 बजे उसे अपनी हवेली में आपकी ये सगी और लाडली बेटी अपनी हवेली में चाहिए, वो भी लाल जोड़े में। असली खौफ की उन भारी जंजीरों में अब वो तीनों पूरी तरह जकड़े जा चुके थे। कमरे में पसरा वो मौत जैसा सन्नाटा शनाया के रोने की आवाज़ से टूटा। वो डर से पीली पड़ चुकी थी। तभी शनाया की आंखों में एक अजीब सी, बेहद स्वार्थी और घिनौनी चमक आई। उसका दिमाग एक बहुत ही नीच चाल चल रहा था। उसने शनाया को अपनी तरफ खींचा और फिर विक्रम की तरफ पलटते हुए एक बेहद नीच और खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, विक्रम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचो, रुद्राक्ष ने सूर्यवंशी खानदान की बेटी मांगी है ना। उसने नाम लेकर शनाया को तो नहीं पुकारा। उसने बस इतना कहा कि कल रात उसे तुम्हारी बेटी लाल जोड़े में चाहिए। शालिनी ने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथ की उंगली मेरी तरफ कर दी। ये भी तो तुम्हारी ही खून है विक्रम, तुम्हारी ही नाजायज़ औलाद है। दुनिया के लिए, बाहर वालों के लिए ये भले ही एक नौकरानी की औलाद हो, लेकिन रुद्राक्ष को तो हम ये साबित कर सकते हैं ना कि ये इसी घर की बेटी है। मेरी शनाया उस कसाई के बिस्तर पर नहीं जाएगी, ये मनहूस जाएगी। बलि का बकरा तो ये हमेशा से थी, आज हमारे काम भी आ जाएगी। शालिनी की ये बात सुनते ही विक्रम की आंखों में जैसे अचानक एक नई जान लौट आई। मौत के खौफ से कांपते हुए उस कायर बाप को अपनी जान बचाने का सबसे आसान, सबसे घिनौना रास्ता मिल गया था। उसके चेहरे पर वापस वही पुराना, क्रूर और माफिया वाला घमंड आ गया। वो अपने भारी जूतों की खटखट करता हुआ मायरा के बिल्कुल करीब आया। उसने झुककर मायरा की ठुड्डी को अपनी कठोर और ठंडी उंगलियों से बेहद बेरहमी से जकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा। सुना तूने? विक्रम ने मायरा के चेहरे के पास फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी उस खुरदुरी आवाज़ में एक दरिंदे जैसी खुशी साफ झलक रही थी। तेरा वो आशिक जो आज रात ही कुत्तों की दर्दनाक मौत मरेगा, लेकिन तेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कल रात लाल जोड़ा पहनकर राठौर मैंशन में वो मनूस चौखट तू पार करेगी।
सूर्यवंशी खानदान की इज्जत और मेरी जान बचाने की कीमत अब तेरा ये रास्ता सस्ता सा जिस्म चुकाएगा। मायरा के अपनी ठुड्डी को एक बहुत ही तगड़े झटके से विक्रम की उस गंदी पकड़ से छुड़ा लिया। मायरा के मुंह के अंदर खून का वो कसीला स्वाद और भी बढ़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत की आग अब धड़क रही थी वो किसी फटते हुए ज्वालामुखी से कम नहीं थी। मैं उसके गले से एक सूखी खुरदुरी और भयानक हंसी निकली। मैं बचाऊंगी तुम्हें उस मौत के देवता से। तुम्हारी इस लाडली शनाया की जगह मैं उस खौफनाक नर्क में जाऊंगी। तुमने अपने इस सड़े हुए दिमाग में ये सोच भी कैसे लिया मिस्टर सूर्यवंशी? मायरा की आवाज़ धीरे धीरे एक खौफनाक दहाड़ में बदल गई। उसके सीने में बरसों का दबा हुआ दर्द और आग बनकर बाहर आ गया। जिस हवेली में मेरी बेबस माँ को जानवरों की तरह नोच नोच कर मार डाला गया, जहाँ आज भी उस सीलर भरे स्टोर रूम की दीवारों में मेरी माँ की चीखें आती हैं, उस घर की ढाल बनूंगी मैं अपनी जीभ काट कर खून की उल्टियाँ करके मर जाना पसंद करूंगी विक्रम सूर्यवंशी, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगी। कल रात जब रुद्राक्ष के वो खूंखार शूटर इस हवेली का दरवाज़ा तोड़कर तुम्हारे सीने में गोलियां उतारेंगे ना, तो मैं इसी कुर्सी पर बैठकर सबसे ज़ोर से ताली बजाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये शनाया उस दरिंदे के पिंजरे में कैसे तड़पती है। चुप कर हरामजादी। विक्रम का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसका दिमाग फट पड़ा। उसने अपना भारी हाथ उठाया और पूरी ताकत से मायरा के चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्पड़ चढ़ दिए। वार इतने भारी और भयंकर थे कि उसके मुंह और नाक से ताज़ा खून का फव्वारा सा छूटा, जो उसकी गर्दन और कपड़ों तक बह निकला। उसकी कुर्सी पीछे की तरफ खिसक गई। शालिनी ने भी पास रखा एक मोटा और भारी लेदर का बेल्ट उठा लिया और वो किसी पागल जंगली जानवर की तरह मायरा पर टूट पड़ी। चमड़े के उस मोटे बेल्ट की आवाज़ हवा को चीर रही थी। शालिनी पागलों की तरह मायरा के कंधों, सीनों और पैरों पर वार कर रही थी। तू जाएगी, तुझे जाना ही होगा। तू इस घर की नौकरानी है। हम जो हुक्म देंगे वो तू करेगी। शालिनी चीख रही थी। बेल्ट के हर वार से मायरा के कपड़े फट रहे थे। उसका गोशत छील रहा था और वहाँ लाल नीले गहरे निशान उभर रहे थे, लेकिन उस पूरे कमरे में दर्द की कोई चीख नहीं गूंजी। उसके मुंह से दर्द की एक आह तक नहीं निकली। वो पत्थर बन चुकी थी। दर्द की हर एक सीमा को, हर एक हद को वह सालों पहले ही पार कर चुकी थी। बेल्ट के हर वार, हर थप्पड़ के साथ उसका सिर वापस सीधा होता। वह खून थूकती और बस एक खौफनाक बर्फीली मुस्कान के साथ उन तीनों को घूरती रहती। ना कोई सिसकी, ना कोई आंसू। मायरा की वो ढीठ खामोशी और वो साइको वाली मुस्कान अब विक्रम और शालिनी के अंदर तक एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। बुरी तरह हांफते हुए और पसीने से तरबतर होकर शालिनी पीछे हट गई। विक्रम ने अपना हाथ रोक लिया। मायरा पूरा चेहरा, उसके बाल और उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। मेरी सांसें बहुत भारी थी, लेकिन मेरी आंखों की वो खतरनाक और बागी चमक रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उसने बहुत धीरे से अपने मुंह में जमा हुआ खून विक्रम के उन महंगे इटालियन जूतों पर थूक दिया। बस, थक गए इतनी जल्दी? मायरा ने अपनी खून से सनी पलकें उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा घमंड था जिसे कोई भी माफिया नहीं तोड़ सकता था। मार डालो मुझे, मेरे टुकड़े कर दो, लेकिन मैं उस रुद्राक्ष के घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मौत पक्की है। विक्रम उसे घूरता रहा। उसे अब समझ आ रहा था कि शारीरिक टॉर्चर इस लड़की के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो जान गया था कि मार खाने से उसका शरीर टूट सकता है, लेकिन उसका गुरूर नहीं। उसके अंदर का खौफ हमेशा के लिए मर चुका था। विक्रम ने एक गहरी शैतानी सांस ली। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, अपने हाथों पर लगा मायरा का खून पोंछा और फिर उसके चेहरे पर एक बेहद नीच खौफनाक सी मुस्कान फैल गई। तू सच में बहुत ढीठ है मायरा। विक्रम अपनी जगह पर वापस कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुझे अपनी जान की, अपने इस लहूलुहान शरीर की कोई परवाह नहीं। तेरी नफरत बहुत गहरी है। विक्रम ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और अपना फ़ोन बाहर निकाला। लेकिन क्या तुझे उसकी भी परवाह नहीं है जिसके साथ तू आज रात इस नर्क से आज़ाद होकर एक नई दुनिया बसाने के सपने देख रही थी? कबीर, ये सिर्फ एक नाम था, लेकिन ये एक नाम सुनते ही मायरा की सांसें अचानक उसके हलक में ही अटक गई। उसकी वो बर्फीली, खौफनाक और आग उगलती आंखें एक ही झटके में सिकुड़ गई,
जो दिल अभी तक लोहे का बना हुआ था, जो दर्द के हर बार सह रहा था, उसमें अचानक एक भयंकर खौफ की लहर दौड़ गई। मायरा के होठों की वो ढीठ मुस्कान एक पल में कहीं गायब हो गई। विक्रम ने फ़ोन की स्क्रीन को अनलॉक किया, उसमें एक वीडियो प्ले किया और उस फ़ोन को टेबल पर उसकी आंखों के बिल्कुल सामने खिसका दिया। देख इसे, अपनी आंखों से देख और फिर तय कर कि तुझे कल रात उस लाल जोड़े में रुद्राक्ष राठौर के पास जाना है या फिर। मायरा की नज़रें जैसे ही उस फ़ोन की नीली स्क्रीन पर पड़ी, उसके कानों में बजने वाली वो सारी खामोशी एक भयानक दर्दनाक चीख में बदल गई, जो उसके गले में अंदर ही घुट कर रह गई। वीडियो में हवेली का ही कोई पुराना बेहद अंधेरा और सीलर भरा गोदाम था। बीचों बीच लोहे की एक पुरानी कुर्सी पर कबीर बंधा हुआ था। कबीर का वो हंसता खेलता खूबसूरत चेहरा, वह उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। कबीर का पूरा चेहरा खून, सूजन और नीले निशानों से विभक्त हो चुका था। उसके गालों और माथे से गोश्त छिलकर लटक रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और जगह जगह से फट गई थी। विक्रम के दो खूंखार और भारी भरकम आदमियों ने कबीर के बालों को बेरहमी से पीछे की तरफ खींचा हुआ था और एक ने अपनी लोहे की भारी पिस्तौल बिल्कुल कबीर की कनपटी पर सटा रखी थी। कबीर दर्द से बेहोशी की हालत में था। वो हाँफ रहा था, उसके मुंह से दर्द भरी कराहें निकल रही थी और उसकी आधी खुली आंखों में बस बेबस आंसू बह रहे थे। कबीर, मायरा के गले से जो आवाज़ निकली वो किसी इंसान की नहीं थी। वो एक ऐसी बेबस, तड़पती हुई और लहूलुहान रूह की आवाज़ थी, जैसे किसी ने बिना बेहोश किए उसके सीने में खंजर खोप कर उसे बेरहमी से घुमा दिया हो। उसके पैरों तले से ज़मीन ही नहीं खींची थी, बल्कि उसका पूरा आसमान टूटकर उसके ऊपर गिर गया था। वो मायरा जो पिछले 1 घंटे से बिना एक आंसू बहाए बेल्ट की भयंकर मार खा रही थी, वो जो मौत को सामने देखकर भी अट्टहास कर रही थी। कबीर की वो लहूलुहान और मौत के मुहाने पर खड़ी हालत देखते ही पूरी तरह टूटकर बिखर गई। मायरा वो निडर, बागी और आग उलगती आंखों में पहली बार बेबसी, खौफ और मौत का सच्चा डर तैरने लगा। मायरा की आंखों से आंसुओं का एक गर्म सैलाब फूट पड़ा। वो उस कुर्सी पर पागलों की तरह तड़पने लगी। उसकी उन मोटी रस्सियों को तोड़ने की इतनी भयंकर कोशिश की कि मायरा की कलाइयों का गोश्त तक छिल गया और वहाँ से खून बहने लगा, लेकिन उसे अब अपना कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। छोड़ दो उसे, प्लीज़, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो चीख रही थी, उसके लिए सब कुछ था और उस पर एक खरोच भी उसे मौत जैसा फील हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसकी सारी नफरत, सारा घमंड और उसकी माँ के दर्द का वो सारा बदला, सब कुछ कबीर की उन बेबस और खून से सनी आंखों के आगे घुटने टेक रहा था। तू क्या सोचती है? विक्रम ने फ़ोन वापस खींचते हुए उसके चेहरे के पास झुककर एक जीते हुए शैतान की तरह फुसफुसाया। मैं इस मामूली से कीड़े को इतनी आसानी से आज़ाद कर दूंगा। कल रात तक तू बिना कोई तमाशा किए रुद्राक्ष राठौर के महल में पहुंच जानी चाहिए। अगर तूने एक भी चालाकी की, अगर तूने वहां जाकर मेरी सच्चाई बताने की या अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की, तो कबीर के सिर से सिर्फ एक नहीं, पूरे 6 की 6 गोलियां उतारेगी और उसकी लाश भी तुझे कभी देखने को नहीं मिलेगी। मायरा का सिर सीने पर लटक गया। उसके आंसुओं से उसके कपड़ों पर लगा ताज़ा खून धुलने लगा। उसका पूरा शरीर इस कदर काँप रहा था जैसे किसी ने उसे बर्फीले पानी में डाल दिया हो। वो हार गई थी पूरी तरह से। कबीर ही तो वो इकलौता इंसान था जिसने इस नर्क जैसी दुनिया में उसे प्यार किया था। उसने उसे इंसान होने का एहसास कराया था। वो अपनी नफरत, अपनी जिद के लिए कबीर को तड़प तड़प कर मरने नहीं दे सकती थी। अपनी आज़ादी और अपनी इकलौते प्यार की जान बचाने के लिए अब उसे जिंदा ही उस खौफनाक शैतान के पिंजरे में जाना था। नर्क से निकलकर अब उसे एक और भी ज़्यादा खौफनाक नर्क का दरवाज़ा खटखटाना था। अगली रात का घुटन भरा स्याह अंधेरा हवेली की दीवारों से किसी खौफनाक साए की तरह लिपट चुका था। मायरा के कमरे में पसरा सन्नाटा किसी ठंडी कब्रगाह से कम नहीं था। वो फर्श पर एक बेजान टूटी हुई लाश की तरह पड़ी थी। कल रात की उस जानवरों जैसी मार और बेल्ट के उन
वहशी वारों ने उसके शरीर में जान का एक कतरा भी नहीं छोड़ा था। उसकी कलाइयों पर रस्सियों के छिले हुए गहरे घाव अब काले पड़ चुके थे। पीठ, सीने और कंधों पर बेल्ट के वो भयंकर निशान अब सूजकर नीले और लाल हो गए थे। उसके शरीर का रोम रोम दर्द से चीख रहा था। उसका एक एक जोड़ इस कदर टूट चुका था कि हर एक सांस लेने पर उसकी पसलियों में जैसे नुकीले कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। लेकिन उसके शरीर के एक भयंकर दर्द से भी करोड़ों गुना बड़ा दर्द उसके सीने से के अंदर धड़क रहा था। कबीर की वो लहूलुहान शक्ल, उसकी वो तड़पती हुई आंखें। तभी कमरे का भारी दरवाज़ा खुला। 2 नौकरानियां अंदर आई। उनके हाथों में वो खौफनाक फरमान था, एक बेहद खूबसूरत, भारी और सुर्ख लाल रंग का जोड़ा। वो लाल रंग का जो किसी के सुहाग और नई जिंदगी का प्रतीक होता है, लेकिन मायरा की आंखों में वो सिर्फ और सिर्फ खून, बर्बादी और मौत का रंग था। उसे वो जोड़ा अपने लिए लाया गया एक कफन लग रहा था। नौकरानियों ने आगे बढ़कर उसे बेरहमी से फर्श से उठाया। दर्द के मारे मायरा के मुंह से एक दबी हुई, कांपती हुई आह निकली। उसकी टांगों में खड़ा होने तक की ताकत नहीं थी। वो बार बार लड़खड़ा कर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कल वाले वो आंसू नहीं थे। वो सूख चुके थे। बगावत की वो जो आग कल विक्रम और शालिनी को जला रही थी, वो आग कबीर के उस वीडियो के साथ ही हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। उसने बिना कोई विरोध किए एक जिंदा लाश की तरह खुद को उन नौकरानियों के हवाले कर दिया। जब वो भारी जरी और नकीले मोतियों से जड़ा लाल जोड़ा उसके छिले और जख्मी शरीर पर पहनाया गया, तो कपड़े की खुरदरी रगड़ से उसके सारे घाव फिर से चीख पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ताजे गिरते हुए जख्मों पर मुट्ठी भरकर नमक और तेजाब रगड़ दिया हो। लेकिन मायरा पत्थर बनी रही। उसने अपनी मुठ्ठियाँ इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी अपनी ही हथेलियों के गोसट में चुभ गए। उस पर उसके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। शीशे के सामने जब उसे जबरदस्ती बिठाया गया, तो उसने अपनी परछाई देखी। उस भारी महंगे ब्राइडल मेकअप और फाउंडेशन की मोटी परतों के नीचे उसके चेहरे की सूजन, कटे हुए होंठ और कल रात के थप्पड़ों के वो भयंकर लाल निशान छिपा दिए गए थे। माथे पर सजा भारी मांग टीका, कानों में के झुमके और गले में पड़ा कुंदन का वो भारी हार, सब कुछ उस पर एक ऐसी लोहे की भारी जंजीर की तरह लग रहा था जो उसका दम घोट रही थी। वो शीशे में कोई खूबसूरत दुल्हन नहीं, बल्कि एक सजी धजी बलि की भेंट लग रही थी, जिसे आज रात मौत के देवता के सामने परोसा जाना था। रात के ठीक 7:30 बज चुके थे। माया लड़खड़ाते कदमों से उस 25 किलो के भारी लहंगे का बोझ खींचते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। हवेली के बड़े हॉल में विक्रम, शालिनी और शनाया खड़े थे। शनाया की आंखों में अपनी जान बचने का एक नीच स्वार्थी सुकून और घमंड था। वही विक्रम के चेहरे पर वापस वही खूंखार माफिया वाला गुरूर लौट आया था। सीढ़ियों के आखिरी कदम पर पहुंचते ही मायरा के पैर कांपे और वो गिरने ही वाली थी कि विक्रम ने आगे बढ़कर उसके कंधे को अपने कठोर हाथों से जकड़ लिया। विक्रम की उंगलियां सीधा मायरा के उन जख्मों पर संधी, जिससे उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की भयंकर लकीरें उभर आई। याद रखना, विक्रम ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, तेरा एक गलत कदम, तेरा एक भी लफ्ज़ और कबीर के सिर के चीथड़े उड़ जाएंगे। रुद्राक्ष के सामने तेरा नाम अब शनाया सूर्यवंशी है। जा और मेरे खानदान का कर्ज अपनी इस औकात से चुका। मायरा ने बहुत धीरे से अपनी वो सूनी मुर्दा आंखें उठाई और विक्रम को देखा। उसकी उन खाली आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, वहाँ बस मौत का एक ऐसा सर्द सन्नाटा था जो शायद विक्रम की गालियों से भी ज़्यादा भयंकर था। उसने बिना कोई जवाब दिए अपना सिर झुका लिया। हवेली के बाहर एक लंबी, काली और खौफनाक एसयूवी खड़ी थी। राठौर मैंसन से आई मौत की सवारी। काले सूट में खड़े 2 भारी भरकम और खूंखार दिखने वाले आदमियों ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मायरा ने एक आखिरी बार उस हवेली को देखा जहां उसने बचपन से सिर्फ नफरत, दर्द और जिल्लत झेली थी, और फिर कबीर के उस हंसते मुस्कुराते चेहरे को अपनी बंद आंखों के पीछे याद करते हुए उसने अपना पहला कदम उस गाड़ी के अंदर रख दिया। गाड़ी के अंदर का घूप अंधेरा और वो सन्नाटा उसे अंदर तक जमा रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए दुनिया की
पीछे छूटने लगी। मायरा जानती थी कि वो अब उस रास्ते पर जा रही है जहाँ से वापस का कोई दरवाज़ा नहीं बना। रुद्राक्ष राठौर एक ऐसा बेरहम और खूंखार शैतान जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों की रूहें कांप जाती थी, जो दुश्मनों को मारता नहीं था बल्कि उन्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देता था। और आज रात वो उस दरिंदे के पिंजरे का खिलौना बनने जा रही थी। रात के ठीक 8 बजे हवा में अचानक एक अजीब सी सर्द, खौफनाक और मौत की गंध धुल गई। गाड़ी के टायर एक भयंकर आवाज़ के साथ रुके। मायरा ने अपनी भारी पलकें उठाई। सामने काले लोहे का एक बेहद विशाल, डरावना और प्राचीन दरवाज़ा था। अंधेरे में डूबा हुआ राठौर मैंसन, जो किसी इंसान का घर नहीं बल्कि साक्षात नर्क का द्वार लग रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। मायरा की धड़कनें रुक सी गई। उसके पैरों में जान नहीं थी। शरीर दर्द से टूटकर चूर हो चुका था। लेकिन कबीर के लिए, सिर्फ कबीर की एक सांस के लिए, उसने अपनी आंखें बंद की, अपने लाल जोड़े को हाथों में समेटा और अपनी मौत के उस खौफनाक पिंजरे में अपना पहला कदम रख दिया। राठौर मैंसन के उस भारी लोहे के दरवाजे के पार कदम रखते ही मायरा को लगा जैसे उसने किसी दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर लिया हो। वहाँ का नज़ारा किसी नई नवेली दुल्हन की स्वागत या शादी वाले घर जैसा बिल्कुल नहीं था। कोई फूल नहीं, कोई सजावट नहीं और ना ही कोई रस्म, बस एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दमघोंटू सन्नाटा और हवा में घुली महंगे लेदर सिगार के धुएं और एक अजीब से खौफ की गंध। हवेली के अंदर का डिज़ाइनर किसी रॉयल महल से कम नहीं था, लेकिन हर एक चीज़ का रंग गहरा, डार्क और रहस्यमय था। काले सूट और हथियारों से लैस गार्ड्स ने बिना कोई बात किए उसे एक लिफ्ट की तरफ इशारा किया। उसे किसी सजे हुए बेडरूम में नहीं ले जाया गया। लिफ्ट हवेली के सबसे ऊपरी फ्लोर पर रुकी और उसे एक विशाल, डार्क और कांच की दीवारों वाले मास्टर स्टडी रूम में भेज दिया गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक मध्यम सी पीली रोशनी थी, जो कमरे के बीचों बीच रखे एक भारी विंटेज चेस्टरफिल्ड सोफे पर पड़ रही थी। उस सोफे पर वो बैठा था, रुद्राक्ष राठौर। उसकी पीठ मायरा की तरफ थी। वो एक हाथ में क्रिस्टल के ग्लास में डार्क रेड वाइन लिए बैठा था, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक थी वो था उसके पैरों के पास बैठा एक विशाल काले रंग का खूंखार कैन कोर्ट से कुत्ता। मायरा के भारी लहंगे की सरसराहट सुनते ही उस कुत्ते ने अपनी भयंकर लाल आंखें मायरा पर गाड़ दी और एक बेहद डरावनी आवाज़ में गुर्राने लगा। मायरा के छिले हुए पैर वहीं ज़मीन में जम गए। शान डेविल। कमरे के उस सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज़ पहली बार गूंजी। वो आवाज़ इतनी गहरी, सर्द और सत्ता के गुरूर से भरी हुई थी कि मायरा की रीढ़ की हड्डी से एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। आवाज़ सुनते ही वो खूंखार कुत्ता तुरंत शांत होकर वापस बैठ गया। रुद्राक्ष ने अपनी वाइन का एक घूंट लिया। उसने पलटकर मायरा को नहीं देखा, बस अपनी उसी भारी लफ आवाज़ में कहा, तुम्हारे उस कायर और नीच बाप को सच में लगा था कि वो मेरे बिछाए हुए शतरंज पर अपनी मर्जी से मोहरें बदलेगा और इस रुद्राक्ष राठौर को भनक तक नहीं लगेगी, है ना मायरा? मायरा। अपना नाम सुनते ही मायरा की धड़कनें जैसे एक सेकंड के लिए रुक गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विक्रम का वो सारा घिनौना प्लान, वो लाल जोड़ा, वो शनाया की जगह उसका आना, ये सब एक सेकंड में धराशायी हो गया। रुद्राक्ष को सब पता था। वो पहले से ही जानता था कि इस जोड़े के पीछे शनाया नहीं, मायरा है। रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ। 6 फुट 3 इंच का वो इंसान किसी ग्रीक गॉड की तरह बेइंतहा खूबसूरत था, लेकिन उसकी वो खूबसूरती किसी तेज धार वाली तलवार जैसी थी, जो जितनी आकर्षक हो थी उतनी ही जानलेवा भी। उसने एक महंगा डार्क चारकोल 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो अपनी जेब में एक हाथ डाले हुए था। उसने अभी भी मायरा को एक बार भी नहीं देखा था। प्लान अच्छा था, अपनी सगी बेटी को बचाकर एक नाजायज़ खून को लाल जोड़े में भेज देना। रुद्राक्ष की आवाज़ बिना किसी गुस्से के बेहद ठंडी और खौफनाक थी, जैसे वो किसी इंसान से नहीं, कमरे की दीवारों से बात कर रहा था। मायरा के कान भयंकर तरीके से सुन पड़ गए थे। कल रात सिर पर लगी चोट और इतना खून बहने की वजह से उसे रुद्राक्ष की आवाज़ ऐसे लग रही थी
थी, जैसे कोई बहुत दूर खड़ी ट्रेन का सायरन बज रहा हो। सब कुछ गूंज रहा था, लेकिन नाजायज़ शब्द सुनते ही उसके अंदर की वो बागी आग फिर से फड़फड़ाई। वो चुपचाप सिर झुकाकर बेइज्जती सहने वाली लड़की नहीं थी। उसने कुछ बोलने के लिए अपने कांपते खून से सने होठों को खोला, पर गले से सिर्फ एक खुरदुरी सूखी हवा ही बाहर आई। रुद्राक्ष ने अपने वाइन का एक घूंट लिया और बहुत ही बेरुखी से आधा पलटा। उसने दूर से ही मायरा को एक सरसरी और नफरत भरी निगाह से देखा। वो उसके करीब नहीं आया। उसे मायरा के चेहरे, उसके आंसुओं, उसकी सजावट या उसके दर्द से रत्ती भर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लहंगे के अंदर शनाया है या मायरा, रुद्राक्ष ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही एक डिस्कटेक्ट की तरह कहा। मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ राठौर सिंडिकेट के उस पुराने कानून को पूरा करने के लिए की है, जिसके बिना मैं इस अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर अपना आखिरी कब्जा नहीं कर सकता। मुझे बस एक राठौर मिसेज का टैग चाहिए था। मुझे ना तुमसे कोई दिलचस्पी है, ना तुम्हारे इस बकवास लाल जोड़े में, और ना ही पति पत्नी के इन खोखले रिश्तों में। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी शान, मेरा रुतबा और मेरा पावर है। रुद्राक्ष एक पल के लिए रुका। मायरा का सिर भयंकर दर्द से घूम रहा था। उसकी आंखों के आगे धुंध छा रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के वो ठंडे लफ्ज़ उसके सुन पड़ते कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। ये जो तुम दर्द से काँप रही हो, या तुम्हारे उस कायर बाप ने तुम्हारे साथ जो भी जानवरों वाला सलूक किया है, मुझे उससे रत्ती भर भी कोई मतलब नहीं है। रुद्राक्ष की आवाज़ अब एक खतरनाक जानलेवा चेतावनी में बदल चुकी थी। लेकिन अपने बाप की वो नीच और गंदी चालें मेरे सामने भूल कर भी मत चलना, वरना तुम्हें इस बात का भी भयंकर अफसोस होगा कि तुम्हें कल रात अपनी उसी हवेली में अपनी जान देकर क्यों नहीं मर गई। रुद्राक्ष वापस कांच की उस विशाल खिड़की की तरफ पलट गया, मानो मायरा को देखना भी अब उसके लिए अपने रुतबे की तौहीन हो। उसने अपना वाइन का गिलास टेबल पर रखा और अपना हाथ वापस कोट की जेब में डालते हुए कहा, और एक आखिरी बात, मैं अपना कीमती वक्त इन फालतू बातों में बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए भविष्य में मेरी किसी भी धमकी को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि मेरे साम्राज्य में किसी गलती की सज़ा मौत नहीं होती, मौत की भीख होती है। रुद्राक्ष के ये खौफनाक और जहरीले लफ्ज़ जैसे ही ख़त्म हुए, मायरा के कानों में एक तेज़ सायरन जैसी आवाज़ गूंजने लगी। उसके पैरों ने आखिरकार जवाब दे दिया। वो कुछ तीखा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके कांपते होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। एक भारी सरसराहट के साथ वो 25 किलो का लहंगा ज़मीन पर किसी खून के तालाब की तरह फैल गया। अगले ही पल मायरा के घुटने फर्श पर टिके और उसका सिर ठंडे मार्बल से जा टकराया। एक गहरी, काली और सुन्न कर देने वाली नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पीछे मायरा के ज़मीन पर गिरने की भारी आवाज़ सुनकर भी रुद्राक्ष अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। उसने मुड़कर उस बेजान शरीर को नहीं देखा। उसने बस पास लगे इंटरकॉम का बटन बेहद बेरुखी से दबाया और कहा, सिक्योरिटी, इस कचरे को यहाँ से उठाओ और हवेली के किसी भी खाली कमरे में डाल दो और इसका ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन मुझे इस स्टडी रूम में ये दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। इंटरकॉम बंद करके रुद्राक्ष ने अपनी जैकेट के बटन खोले और फर्श पर पड़ी अपनी उस नई नवेली दुल्हन को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए वापस खिड़की के बाहर उस शहर के अंधेरे को देखने लगा। ये कोई रूमानी शुरुआत नहीं थी, ये एक खौफनाक अनदेखी थी जिसने मायरा और रुद्राक्ष के इस अजनबी रिश्ते को एक बिल्कुल ही खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ दे दिया था। अगली सुबह जब मायरा के भारी खून और थकान से जमे हुए पलके खुले, तो उसे लगा कि वह शायद कल रात ही मर चुकी है और ये किसी दूसरी दुनिया का नज़ारा है। उसने उम्मीद की थी कि उसे किसी ठंडे, शीलर भरे और बदबूदार बेसमेंट में चूहों के बीच फेंक दिया गया होगा, लेकिन उसके गालों को जो चीज़ छू रही थी वह कोई खुरदरा फर्श नहीं, बल्कि इजिप्टियन कॉटन की बेहद मुलायम बर्फ जैसी सफ़ेद चादर थी। कमरे में किसी बंद गोदाम का अंधेरा नहीं, बल्कि एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो से छनक कर आती हुई सुबह की बेहद शांत और सुनहरी धूप थी। कमरे की हवा में खून और पसीने की वो घिनौनी गंध नहीं थी, बल्कि लेवेंडर और किसी बेहद महंगे
एंटीसेप्टिक की हल्की सुकून देने वाली महक थी। मायरा ने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर के घावों ने उसे वापस बिस्तर पर खींच लिया। तभी उसकी नज़र अपने हाथों और बाहों पर पड़ी। कल रात जो कलाइयाँ रस्सियों से छीलकर लाल हो चुकी थी, जहाँ बेल्ट के भयानक निशान थे, वहाँ अब बहुत ही नफासत से महंगी मरहम पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसका वो 25 किलो का खून से सना लाल जोड़ा उतारा जा चुका था और उसकी जगह उसे एक बेहद आरामदायक रेशम का हल्का और ढीला नाइट गाउन पहनाया गया था। ये कोई टॉर्चर रूम नहीं था, ये एक ऐसा आलीशान किंग साइज मास्टर बेडरूम था जिसकी एक एक चीज़, एक एक सजावट चीख चीख कर उस कमरे की कीमत और रुतबे की गवाही दे रही थी। तभी कमरे के उस भारी महोगनी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला, जो किसी बहुत ही अनुशासित मैनेजर की तरह ब्लैक और वाइट यूनिफॉर्म में थी, अंदर आई। उसके पीछे 2 और मेड्स थी, जिनके हाथों में सिल्वर की ट्रे थी। मायरा तुरंत सतर्क हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे लगा अब शायद उस पर कोई नया वार होगा, लेकिन उन तीनों ने मायरा के बिस्तर से कुछ दूरी पर खड़े होकर एक साथ अपना सिर झुका लिया। गुड मॉर्निंग मिसेज राठौर, हेड मैनेजर ने बेहद सादे हुए अदब और इज्जत से भरे लहजे में कहा। मिसेज राठौर, ये नाम सुनकर मायरा के कानों में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। मेरा नाम मारिया है मैम, मैं इस हवेली की हेड हाउसकीपर हूँ। महिला ने आगे बढ़कर एक ट्रे मायरा के बगल वाली टेबल पर रखी, जिसमें एक ताज़ा जूस और कुछ दवाइयाँ थी। आपके घावों पर रात को ही हमारे पर्सनल डॉक्टर ने पट्टियाँ कर दी थी। आप अब भी कमज़ोर हैं, ये पेन किलर्स ले लीजिए। मायरा की उन बागी और पेनी आंखों ने मारिया को घूरा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कल रात तो तुम्हारे बॉस ने। मारिया ने मायरा की बात बीच में ही बहुत ही इज्जत के साथ काट दी। बॉस के सख्त आदेश है मैम कि राठौर मैंशन के मालकिन को किसी भी चीज़ की, किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होनी चाहिए। आप भले ही इस हवेली में कल रात आई हैं, लेकिन अब आप राठौर सिंडिकेट का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और हमारे बॉस की बीवी ना तो जख्मी हालत में तड़प सकती है और ना ही किसी नौकर की तरह रह सकती हैं। मारिया ने एक इशारा किया और दूसरी मेड ने आगे बढ़कर कमरे में बनी एक विशाल वॉक-इन क्लोजेट का स्लाइडिंग खोल दिया। मायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरा वार्डरोब दुनिया के सबसे महंगे डिज़ाइनर कपड़ों, जूतों और बैग से भरा पड़ा था। हर कपड़ा उसके नाप का था। मारिया ने अपनी जेब से एक शानदार मैट ब्लैक रंग का अनलिमिटेड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे बहुत ही सम्मान के साथ मायरा के टेबल पर रख दिया। ये बॉस ने आपके लिए भिजवाया है। मारिया की आवाज़ अब थोड़ी सी सख्त लेकिन पूरी तरह प्रोफेशनल हो गई। बॉस का फरमान है कि आप इस हवेली में जो चाहे कर सकती हैं, जो चाहे पहन सकती है, जो चाहे खरीद सकती हैं। हवेली का हर नौकर, हर गार्ड्स आपके एक इशारे पर सर झुकाकर खड़ा होगा। आपकी हैसियत इस हवेली में बॉस के बराबर ही है। मारिया एक पल के लिए रुकी। उसने अपनी आंखें हल्की सी नीचे की और फिर एक बहुत ही ठंडे रूल बुक वाले अंदाज में बोला, लेकिन बॉस का एक आखिरी फरमान भी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो आपको दुनिया की हर सुख सुविधा और ताकत देंगे, सिवाय अपने वक्त और अपने साथ के। आप इस हवेली के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, लेकिन बॉस के पर्सनल विंग, उनके प्राइवेट हिस्से और उनके स्टडी रूम में जाने की सख्त मनाही है। वो आपके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाएंगे। आप उनकी जिम्मेदारी हैं मैम, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। ये बोलकर मारिया और दोनों मेड सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। कमरे में फिर से वही खामोश सन्नाटा छा गया। मारिया उस बिस्तर पर बैठी, उस मैट ब्लैक कार्ड और सामने रखे उन शाही कपड़ों को घूरती रही। विक्रम सूर्यवंशी और उसकी उस घमंडी बेटी शनाया ने सोचा था कि वो मारिया को रुद्राक्ष के पास भेजकर उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उन्हें लगा था कि रुद्राक्ष मायरा को बेसमेंट में सड़ा देगा, उसके टुकड़े कर देगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पूरी तरह पलट चुका था।
मारिया के होठों पर बहुत धीरे धीरे एक वो ही डार्क, सर्द और रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में अब कोई बेबसी नहीं थी। तुम सच में बेवकूफ़ हो विक्रम सूर्यवंशी। मारिया ने उस ब्लैक कार्ड को अपनी उंगलियों में उठाते हुए हवा में फुसफुसाया। तुमने मुझे बलि का बकरा समझकर एक खूंखार शेर की मांद में फेंका था, लेकिन तुमने अनजाने में उस शेर की सारी ताकत, उसका सारा रुतबा मेरे हाथों में सौंप दिया है। रुद्राक्ष उसे प्यार नहीं करता, उसे अपना वक्त नहीं देगा, उसे सिर्फ एक शोपीस बनाकर रखना चाहता है। तो मुझे भी तुम्हारे इस खोखले प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर रुद्राक्ष राठौर। मायरा का वो तेज जीनियस दिमाग अब बिजली की तरह दौड़ने लगा था। मुझे तो बस तुम्हारी इस राठौर नाम की ढाल की ज़रूरत थी। तुमने मुझे ये ताकत देकर मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। अब इसी ताकत, इसी पैसे और इसी ब्लैक कार्ड से मैं कबीर को इस विक्रम की कैसे बाहर निकालूंगी और फिर सूर्यवंशी खानदान की एक एक ईंट इसी हवेली में बैठकर गिराऊंगी। मारिया ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपने शरीर का दर्द भुलाया और बिस्तर से उठ गई। उसने एक महंगे वार्डरोब से एक बेहद क्लासी डार्क नेवी ब्लू रंग का सैटिल जंपसूट पहन निकाला। जब वो तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर अब सूजन कम थी। उसने कोई भारी मेकअप नहीं किया, सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स और कुछ निशानों को हल्के फाउंडेशन से छिपाया। बाल खुले और आंखों में वो ही पुराना खौफनाक गुरूर। वो अब कोई बेबस नौकरानी नहीं लग रही थी, वो वाकई राठौर मैंशन की रूथलेस मालकिन लग रही थी। उसे सबसे पहले कबीर की कोई जानकारी निकालनी थी। उसे हवेली का लैंडलाइन फ़ोन या कोई वाईफाई एक्सेस चाहिए था। वह बहुत ही सतर्क कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली। हवेली अंदर से किसी भूल भुलैया जैसी विशाल थी। दीवारों पर विंटेज पेंटिंग, क्रिस्टल की झूमर और हर 10 कदम पर खड़े हथियारों से लैस ब्लैक सूट वाले गार्ड्स। जैसे ही मायरा उनके पास से गुजरी, हर गार्ड ने अपना सिर 90 डिग्री पर झुकाकर उसे सम्मान दिया। गुड मॉर्निंग मैम। मायरा बिना कोई भाव दिखाए आगे बढ़ती रही। हवेली के इस सन्नाटे में रास्ता तलाशते हुए वो एक बड़े से कॉरिडोर में आ गई। यहाँ की सजावट बाकी हवेली से अलग थी। दीवारों का रंग ज़्यादा गहरा था और यहाँ कोई गार्ड नहीं था। उसे एहसास नहीं हुआ कि ख्यालों में खोए हुए वो उस रेड जोन में आ चुकी है जहाँ मारिया ने उसे जाने से सख्त मना किया था। रुद्राक्ष का पर्सनल विंग। वह एक भारी नक्काशीदार ओक की लकड़ी के दरवाजे के पास से गुजर रही थी। वह आगे मुड़ने ही वाली थी कि अचानक बिना किसी आहट के वो दरवाज़ा खुला। मायरा के कदम इतने तेज थे कि जब तक वो अपने शरीर को रोक पाती, वो सीधा दरवाजे से बाहर आ रहे उस विशाल चट्टान जैसे अक्सर से टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मायरा का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसके पैरों ने ज़मीन छोड़ दी और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि एक बेहद भारी, कठोर और गर्म हाथ ने बिजली की फुर्ती से उसकी कमर को जकड़ लिया। मायरा की सांसें हलक में अटक गई। उसकी नाक में वो ही बेहद जानी पहचानी महंगी टॉम फोर्ड परफ्यूम और गन पाउडर की डार्क, कड़क और मदहोश कर देने वाली गंध भर गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। ऊपर की सामने रुद्राक्ष खड़ा था। वो आज कोई 3 पीस सूट नहीं बल्कि एक बेहद कैजुअल लेकिन डार्क ब्लैक शर्ट में था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जहां से उसका चौड़ा और कसरती सीना हल्का सा झांक रहा था। उसकी स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसके एक हाथ में कोई पुरानी लेदर बाइंडिंग वाली डायरी थी। रुद्राक्ष का वो कठोर, रफ और ग्रीक गॉड जैसा चेहरा मायरा के चेहरे के से महज कुछ इंच की दूरी पर था। हवेली के उस ठंडे कॉरिडोर में एक पल के लिए जैसे वक्त पूरी तरह से रुक गया।